आज मैं आपको स्टैटिक जीके का पार्ट 3 करवाऊंगा। आइए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19% भाग सूखे की चपेट में रहता है। अगला क्वेश्चन है, सूखा क्षेत्रों में वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक होती है। इनमें वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा की विचलनशीलता सामान्यतः 25% है, इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारा कम होने को तर्ण अकाल और जल आपूर्ति की कमी को जल अकाल कहते हैं। यदि अकाल, तर्ण अकाल और जल अकाल तीनों परिस्थितियां एक साथ आ जाए तो इसको त्रि अकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम का आरंभ 75-25 अनुपात में केंद्र और राज्य पोषित एक समग्र क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन 1973-74 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के कमांड क्षेत्र के अनेक उदाहरण है, जैसे दामोदर कमांड क्षेत्र, चंबल घाटी कमांड क्षेत्र, सोन कमांड क्षेत्र इत्यादि। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का थार मरुस्थल प्रतिवर्ष 13,000 एकड़ भूमि को अपने चपेट में ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र को बढ़ने से रोकने, मरुभूमि में सूखे के प्रभाव को कम करने, प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने तथा इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता एवं जल संसाधनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ वर्ष 1977-78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत TPN-2, TPN का मतलब है थीमेटिक प्रोग्राम नेटवर्क का मेजबान देश है, जिसके लिए कजरी एक शहर है जोधपुर में, इसको नेशनल टास्क मैनेजर के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रालय द्वारा 20 वर्षों की सघन राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में बांग्लादेश के बाद दूसरा सर्वाधिक बाढ़ प्रवण देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वार्षिक वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, औसत वार्षिक वर्षा औसतन यदि 100 घंटे में प्राप्त हो तो बाढ़ संभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार 8% से अधिक क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा गहन कृषि क्षेत्र है, जहां पर रासायनिक उर्वरक का एवं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होता है। बाढ़ के जल में वाष्पित हो जाने के उपरांत भूमि क्षारीयता का शिकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की कुकाडी परियोजना के अंतर्गत 5 बांध है, योडगांव, मानिकद्रोही, डिम्बा, बदाज और पिंपल गांव जोग बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सहयोग से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के पास बेतवा नदी पर माता टेला बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल के सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए टिहरी से 22 किलोमीटर नीचे कोटेश्वर स्थान पर एक अन्य बांध बनाया जाएगा, जिससे 150 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण गढ़वाल, हिमालय की भागीरथी और बिलंगना नदियों के संगम स्थल से 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत 4 बांध तिलैया, कोनार, मेथन तथा पंचेत हिल है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के अनुरूप तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ को रोकना है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध से 8.95 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई। पहले चरण में कोटा बैराज तथा गांधी सागर बांध का कार्य सन 1960 में पूर्ण हुआ। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध का कार्य पूर्ण हुआ। यह बांध रावत बाटा, चित्तौड़गढ़ जिला, राजस्थान में बनाया गया। तृतीय चरण में जवाहर बांध का निर्माण कोटा शहर में हुआ। इस परियोजना में 5.51 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना को आंध्र प्रदेश में नडीकोंडा गांव के पास कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना के तहत 3 बांध का निर्माण हीराकुंड, तिलकपाड़ा और बरोज का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर संबलपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी समझौता 1954 में भारत और नेपाल के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्यास परियोजना के तहत व्यास, सतलुज, लिंक और मुकरियन जालंधर के निकट पोंग बांध का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांगड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नागल में दूसरा बांध बनाया गया है। गंगूवाल तथा कोटलम में विद्युत गृह बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बांगड़ा नागल बांध से 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में सबसे अधिक तालाब। अगला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि प्रदेशों में बागवानी कृषि हेतु ड्रिप सिंचाई, जिसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, पद्धति पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत जल की खपत में 30 से 40% की कमी होती है एवं उत्पादकता में 20 से 25% की वृद्धि देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात, पांडिचेरी एवं तमिलनाडु के दक्षिणी अर्काट जिले में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौछारी सिंचाई, जिसे फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं, इसके द्वारा सिंचाई करने में पानी पौधों तथा भूमि की सतह पर वर्षा की बौछार के रूप में गिरता है और यह असमतल ढलुए क्षेत्रों तथा रेतीली भूमि के लिए अधिक लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, बांगड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नागल में दूसरा बांध बनाया गया है। गंगूवाल तथा कोटला में विद्युत गृह बनाए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है व्यास परियोजना के तहत व्यास सतलज लिंक तथा मुकरियन जालंधर के निकट पोंग बांध का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर नडीकोंडा गांव ये आंध्र प्रदेश में इस पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक जो है तथ्य गत्यात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूगोल के जनक जेम्स रेनेल कहे जाता है। अगला क्वेश्चन है विलियम लैम्बटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया। अगला क्वेश्चन है 1962 में कनाडा के संघीय वन एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रथम भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है स्थिर अवस्था संकल्पना हायल ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है आदकल्प प्री पैलेजोइक एरा आर्केन और प्री कैम्ब्रियन दो भागों में विभाजित किया गया। आर्केन काल में शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव है, इसलिए इसे प्राक जैविक काल एजोइक एरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है होलोसीन काल में मनुष्य ने कृषि कार्य तथा पशुपालन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कर्क वृत्त एवं आकृतिक वृत्त के बीच तथा मकर वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कर्क वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक तथा उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध तथा मकर वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्योदय देवांग घाटी डोंग वैली अरुणाचल प्रदेश में होता है, यह 1999 में पता चला था। अगला क्वेश्चन है भारत के गुजरात राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन है बुक रोड में पी तरंगे प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है एल तरंगे महाद्वीपों की अपेक्षा सागरीय तल के नीचे तेजी से चलती है, जिससे सिद्ध होता है कि महासागरीय तल भारी या सघन पदार्थों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है सुपरमून 14% बड़ा और 30% तक ज्यादा चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में परस्पर करीब 5 डिग्री का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य सापेक्ष गति के कारण चंद्रमा प्रतिदिन 52 मिनट विलंब से उदय होता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन चलेंगे। पहला पॉइंट है इसका पुराना नाम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा है। दूसरा पॉइंट है इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव में किया गया था। अगला पॉइंट है 2006-07 में इस योजना में 200 जिले तथा 2007-08 में इस योजना में 330 जिले तथा 2008-09 में 640 जिले तथा 2020-21 में 708 जिले शामिल किए गए थे। अगला पॉइंट है 2020-21 तक इसमें कुल ब्लॉक 7102 थे। अगला पॉइंट है इस योजना का मनरेगा का केंद्र राज्य व्यय वहन अनुपात 90:10 के अनुपात में। अगला पॉइंट है क्रियान्वयन इकाई ग्राम पंचायत। अगला पॉइंट है नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। अगला पॉइंट है 2020-21 तक महिलाओं का हिस्सा 53.08%। अगला पॉइंट है महिलाओं की वैधानिक आवश्यकता 33%। अगला पॉइंट है 2020-21 तक एससी का हिस्सा 19.55% तथा एसटी का हिस्सा 17.82% है। अगला पॉइंट है औसत मजदूरी मनरेगा की 200.62 रुपया 2020-21 तक है। अगला पॉइंट है फरवरी 2012 में सुझाव के लिए मिहिर साहा समिति बनाई गई थी। अगला पॉइंट है अधिसूचित सूखा प्रभावित तालुकों ब्लॉकों में प्रति परिवार 100 दिनों से ज़्यादा का अतिरिक्त रोजगार 50 दिन अब अनुमान्य है, अर्थात उक्त क्षेत्रों में अब 150 दिन रोजगार सुलभ कराया जाता है। अगला पॉइंट है मनरेगा कामगारों के रिकॉर्ड में त्रुटि को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2017 से आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अगला पॉइंट है पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा एकीकृत बाल विकास सेवा के साथ मनरेगा का अभिसरण किया गया। अगला पॉइंट है टीसीएस के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण करना, आईसीडीएस के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करना, गाँव में खेल के मैदान तैयार कराना जैसे अंतर विभागीय समाभिरूपता और सहयोगी क्रियाकलापों को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है 7 जुलाई 2015 को विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में मनरेगा को विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम बताया था। ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में इस योजना से देश में कुल 24.8 करोड़ व्यक्ति अपनी जीविका चला रहे हैं। अगला पॉइंट है मनरेगा के तहत भुगतान में विलंब और गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से सीधे कामगारों के खातों में धन का हस्तांतरण कर रही है। ज्ञातव्य हो कि केरल ई ट्रांसफर योजना से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला पॉइंट है काम की जगह मजदूर के घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर। अगला पॉइंट है 2021-22 में इस योजना पर 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा के तहत मजदूरी को 20 रुपये बढ़ाकर 182 रुपये से 202 रुपया जो है कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है 56वां सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में माधोराव व वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है राजघाट की संधि 1805 ईस्वी में बाजीराव टू व जॉर्ज बम वेलेजली के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है पूना की संधि 1817 ईस्वी में बाजीराव टू व लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है बाजीराव प्रथम गोरेला युद्ध में निपुण थे। अगला क्वेश्चन है बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहते थे। अगला क्वेश्चन है माधवराव नारायण के समय में 12 भाई कौंसिल बनी थी। अगला क्वेश्चन है बीजाराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से एक संधि कर ली जिसे बसीन की संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का अधिकार हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसमें स्थित है। अगला क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कंपनी शासक के अंतर्गत था ये। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। अगला क्वेश्चन है 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं ये पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगला क्वेश्चन है 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। अगला क्वेश्चन है 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अगला क्वेश्चन है 1947 में माउंटबेटन योजना आई। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त जमींदारी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। ये बंगाल बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश बनारस उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। यह समस्त अंग्रेजी भारत के 19% भाग पर लागू थी। इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को दे दिया गया था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने 1820 में लागू किया था। बम्बई मद्रास असम में लागू की गई थी। यह समस्त अंग्रेजी भूमि के 51% जो है भाग पर लागू थी। इसमें भूमि का मालिक किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। इसमें कर की दर 33% से लेकर 55% तक थी। अगला क्वेश्चन है मालवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिंग ने 1833 में जो है लागू की थी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब में लागू थी। यह समस्त भूमि के 30% भाग पर लागू थी। इसमें भूमि पर गाँव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गाँव के मुखियाओं की थी। इसमें कर की दर 60% तक थी। अगला क्वेश्चन है सैनिक विद्रोह अहोम विद्रोह खासी विद्रोह नागरिक विद्रोह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगपुर विद्रोह फराइजी आंदोलन भावी आंदोलन किसान आंदोलन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है चुआरवा हो विद्रोह कोल विद्रोह संताल विद्रोह आदिवासी जनजाति आंदोलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट रिबेलियन किताब अशोक मेहता ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर की किताब है। अगला क्वेश्चन है 1857 एस.एन. सेन की किताब। अगला क्वेश्चन है सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किताब आर.सी. मजूमदार ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी.आर. होम्स ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है रिबेलियन 1857 किताब पी.सी. जोशी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान की किताब। अगला क्वेश्चन है 1881 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय आया था। अगला क्वेश्चन है 1891 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। अगला क्वेश्चन है 1911 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड हॉर्डिंग टू के समय आया था। अगला क्वेश्चन है 1922 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रेडिंग के समय आया था। अगला क्वेश्चन है 1934 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड विलिंगटन के समय आया था। अगला क्वेश्चन है अग्नि चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट बेसाल्ट पैगमाटाइट डायोराइट ग्रेवी आदि है। अगला क्वेश्चन है औषधि चट्टान के उदाहरण बलुआ पत्थर चूना पत्थर स्लेट कॉन्ग्लोमरेट नमक की चट्टान एवं सेलकड़ी आदि है। अगला क्वेश्चन है काइंतरित चट्टान के उदाहरण स्लेट फाइलाइट है। अगला क्वेश्चन है हिमनद द्वारा यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृति सर्क टॉर्न अरेट हॉर्न नोनाटक फ्योर्ड डम्बलिन केम एस्कर है। अगला क्वेश्चन है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति सर्फ वेला चली तंगडेका पुलिन हुक लूप टोम्बोलो आदि है। अगला क्वेश्चन है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति ज्यूगेन यार्डंग इंसेलबर्ग छत्रक प्लेया लैगून बरखान लोइस पेडिप्लेन है।
अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति उत्सुल्ट कुआं, गीजर, घोल, रंध्र, डोलाइन, ज्वाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, लेपीज आदि है। अगला क्वेश्चन है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति समुद्री भृगु, बुजिया, लेगून झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट रिया तट कहलाता है, स्टैग, डालमेंशियन, युगोस्लाविया का तट डालमेंशियन तट कहलाता है, ये आदि है। अगला क्वेश्चन है 1944 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेवेल के समय था। अगला क्वेश्चन है 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है सुपर 301 मुक्त व्यापार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपये को चालू खाते में अगस्त 1994 को परिवर्तनीय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में रुपए का पहली बार 1949 में अवमूल्यन किया गया था। अगला क्वेश्चन है जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन 20% किया गया था। अगला क्वेश्चन है गतिहीन स्फीति या निष्पन्द स्थिति, स्टैगफ्लेशन या स्लम्पफ्लेशन। अब हम इससे संबंधित पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है यह उस स्थिति का घोटक है जब अर्थव्यवस्था में तो एक और कीमतें बढ़ती है तथा दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसमें आर्थिक निष्क्रियता अथवा विकास में स्थिरता तथा स्फीति एक साथ मौजूद रहते हैं। अगला पॉइंट है निस्पंद स्फीति में मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में जड़ता साथ साथ विद्यमान रहते हैं। सैमुअल्सन के शब्दों में निस्पंद स्फीति एक नई बीमारी है जिसमें वस्तुओं के मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किंतु साथ ही साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है। निस्पंद स्फीति उत्पन्न होने का कारण पढ़ेंगे, इससे संबंधित पॉइंट। पहला पॉइंट है मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है मजदूरी दरों में तीव्र वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक प्रकोप आता है। अगला पॉइंट है विदेशी व्यापार में जो है घाटा। अगला पॉइंट है उत्पादन लागत में वृद्धि। अगला पॉइंट है लंबे समय तक मुद्रा स्फीति की स्थिति का बने रहना। अगला क्वेश्चन है अब नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है एंड्रोगॉगी प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है यदि एक डी समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र जनपद स्तर पर है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप थोक मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक सहकारी साख संरचना का बैंक है। अगला क्वेश्चन है भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण है। अगला क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक को 1993-94 से हटाकर आधार वर्ष 2004-05 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एक्चुअरीज बीमा से संबंधित शब्द है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं मुद्रा संस्फीति, जिसे रिफ्लेशन कहते हैं इंग्लिश में, वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति और संस्फीति की प्रगति लगभग एक सी होती है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होता है। संस्फीति जानबूझकर नियंत्रणात्मक रूप में बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित एवं परिस्थिति जन्य होती है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा अपस्फीति, इसे इंग्लिश में डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रिया, नीतियां व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा संकुचन में तुलना। अब इसमें हम पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है मुद्रा संकुचन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए की जाती है। अगला पॉइंट है मुद्रा अपस्फीति नियोजित रूप में एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन स्वयं उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है, जबकि मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। अगला पॉइंट है मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा अपस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक है तथा दोनों की प्रगति लगभग एक सी होती है। अगला क्वेश्चन 134वां भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। अगला क्वेश्चन है लघु अवधि ऋण की अधिकतम अवधि जो है 15 माह होती है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अस्फीति, इसे डिफ्लेशन कहते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य घटता है।
अगला पॉइंट है मुद्रा अस्फीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है। अगला पॉइंट है प्रोफेसर पेगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के दो प्रमुख लक्षण है। पहला, उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है। दूसरा है मूल्यों में गिरावट आती रहती है। अगला पॉइंट है मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों में होता है। पहला, मौद्रिक आय यथावत अथवा गिरती रहे पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे परंतु मौद्रिक आय में कमी अधिक हो। अगला पॉइंट है मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़े परंतु उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हो। अगला पॉइंट है उत्पादन यथावत रहे परंतु मौद्रिक आय घटे। अगला पॉइंट है जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो। मुद्रा संकुचन को रोकने के अब हम जो है उपाय पढ़ेंगे। पहला उपाय है मौद्रिक उपाय, मुद्रा का अधिक निर्गमन, साख मुद्रा का विस्तार। दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय में जो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होनी चाहिए, करारोपण में कमी होनी चाहिए, ऋणों का भुगतान होना चाहिए, आर्थिक सहायता एवं अनुदान में वृद्धि होनी चाहिए। अगला उपाय है अन्य उपाय। अन्य उपायों में निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी होनी चाहिए, आपूर्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 138वां क्वेश्चन। M3 से व्यापक मुद्रा की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है M3 का अभिप्राय नगद मुद्रा तथा बैंकों के पास मांग व मियादी जमा राशि है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में झांग पंजाब में एक स्थान पर था, इसमें हुई थी। अगला क्वेश्चन है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहते हैं इंग्लिश में इसे। मुद्रास्फीति वह स्थिति जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तु की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को जो है स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला पॉइंट है कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो प्रेरणात्मक होती है। अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, ना कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति से। अगला पॉइंट है अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। अगला पॉइंट है उदार रणनीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को साख स्फीति कहा जाता है। अगला पॉइंट है वस्तुओं एवं सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट है वस्तुओं की बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। अगला पॉइंट है बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। इसे हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। अगला पॉइंट है अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है, जिससे अवमूल्यन जनित स्फीति उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता, जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्पादक वर्ग यानी कृषक, उद्योगपति, व्यापारी, इसको लाभ होता है। अगला पॉइंट है ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। अगला पॉइंट है निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। अगला पॉइंट है समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, धनी वर्ग और धनी तथा निर्धन वर्ग और जो है निर्धन होता जाता है। अगला पॉइंट है व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी सरकार की क्या क्या नीतियाँ हैं। पहला पॉइंट है हीनार्थ प्रबंधन। दूसरा पॉइंट है अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन। तीसरा पॉइंट है उदार ऋण एवं साख नीति। चौथा पॉइंट है युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय। अगला पॉइंट है प्रतिगामी कराधान नीति। अगला पॉइंट है प्रशुल्क एवं व्यापार नीति। अगला पॉइंट है कठोर उद्योग नीति। अब हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दो उपाय। पहला उपाय है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय में जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है संतुलित बजट बनाना। अगला पॉइंट है सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना। अगला पॉइंट है प्रगतिशील करारोपण। अगला पॉइंट है सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। अगला पॉइंट है बचत को प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि करना। अब हम मौद्रिक उपाय पढ़ेंगे। मौद्रिक उपाय में जो है पॉइंट है, पहला पॉइंट है मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना। अगला पॉइंट है मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना। अगला पॉइंट है कठोर साख नीति अपनाना। इस तरह से आपकी पूरी PDF जो है पूरी हो गई है।